इधर हाफ मोल हो जाएगा क्योंकि इसका 1 मोल है। तो 2.5 हो गया यहाँ पे, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितने का चेंज आया? 2 दूनी 4 और 2 ढाई जा, मतलब 2 सल्फर 5, ये 4 और ये 5, तो कितना हुआ? 1 फैराडे का चेंज। क्लियर है? क्लियर है? तो बहुत ज़्यादा फास्ट था ना, इसलिए हमें डर लग गया। इसकी वजह से नहीं आया तेरा आंसर? ठीक है, नहीं नहीं, ये अनुराग है, उसका आंसर इसलिए नहीं आया, लाइट ऑन नहीं थी। चलो क्लियर बेटा थी बात। तो इस तरीके से अपन ये आंसर निकाल सकते हैं कितना फैराडे चार्ज लगा है किस ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, आप बताना। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is passed through solution of AgNO3, copper sulfate and AlCl3. The molar ratio of deposited, बोलो बेटा क्या हो? अच्छा बेटा ऐसे आ रहे हो, बताओ। अच्छा ध्यान से देखो, अनुराग क्या उत्तर? अरे बहुत ही सरल क्वेश्चन भाई, बताओ बेटा, बताओ 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 बताओ, बहुत ही सरल और बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। 1 फैराडे का चार्ज पास किया, मतलब एक एक इक्विवेलेंट होगा। अब Ag का एक इक्विवेलेंट का मतलब 1 ही मोल हो जाएगा, बोले यार। S2 कॉपर का कितना होगा? कॉपर प्लस प्लस है, तो 1 फैराडे चार्ज पास किया तो 1/2 होगा, और इधर 1 फैराडे किया तो 1/3 होगा। एलसीएम 6 आ गया, तो हो जाएगा 6:3:2। आया कि नहीं आया? सरल था क्वेश्चन, सरल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 0.4 फैराडे चार्ज पास किया गया है, charge is passed, 0.4 Faraday charge is passed through 3 cells connected in series. Containing फर्स्ट में AgNO3 है, सेकंड में कॉपर सल्फेट है, और थर्ड में FeCl3। ठीक है ना? How many gram of each metal will be deposited assuming only cathodic reaction in each cell? तीनों में कितना ग्राम डिपॉजिट होगा कैथोड पर? आ गया? 0.4 फैराडे का चार्ज पास किया गया। सवाल ये है कि
कितना डिपॉजिट होगा Ag कॉपर प्लस प्लस और Fe? सोच लो, समझ लो, उसके बाद उत्तर दो। जल्दबाजी में गलतियां ना कर जाना। बोलोड़ा, कितना पास किया गया? 0.4 मान लो 1 फैराडे पास किया जाता तो Ag कॉपर और Fe जो डिपॉजिट होता वो होता 108 50 कितना 63.5 बाई 2 56/3 होता। पर ये तो तब होता जब 1 फराडे पास किया जाता, पर किया तो 0.4 फराडे किया है, तो 0.4 इंटू 108। अरे भाई, दूसरों के सवाल गलत कराने में इतनी खुशी क्यों है? 0.4 56/3 इंटू 0.4, सिंपल, क्लियर है? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू क्या होता है? EIT बाई 96500। पर यदि चार्ज फेराडे में दिया हो तो 96500 हटा दो, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला यूज करो। आप खुद ही सोचो वेट डिपॉजिटेड कितना होगा। इसके E का वैल्यू कितना है? 108 और IT कितना है? 0.4। ठीक है जी, वही है बस। इसका 31.25, IT 0.4, थोड़ी सी अशुद्धता। ठीक है जी, यदि चार्ज फेराडे में दिया हो तो 96500 से डिवाइड नहीं करना, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एकदम सरल तरीके से सोचना, बहुत ही आसान तरीके से सोचना सवाल को। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक 100 एम्पियर का करंट मॉल्टन लिक्विड सोडियम क्लोराइड से 5 घंटे के लिए पास किया गया। NaCl मॉल्टन 100 एम्पियर 5 आवर्स। वॉल्यूम ऑफ Cl2 इवॉल्व आपको निकालना। चलो घबराओ मत, कर ही दो। एट STP वॉल्यूम ऑफ Cl2 आपको निकालना है एट STP जो इवॉल्व हुआ हो। घबराना नहीं है, कर ही देना सवाल जल्दी जल्दी। ये सवाल काफी ज्यादा घटिया है, इससे रिलेटिवली थोड़ा ठीक सवाल लिख देता हूँ। फालतू ही कैलकुलेशन है सवाल में, कहो तो कैंसिल कर देना। दूसरा 2 एम्पियर का करंट है, टाइम कितना लगेगा? सॉल्यूशन AgNO3 का है और कोटिंग करनी है एक मेटल सरफेस की 9 मिनट जिसका एरिया है 80 सेंटीमीटर और जिसकी थिकनेस है 5 माइक्रोमीटर और डेंसिटी है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक और सवाल, पहला सवाल ये वाला देखिए, मॉल्टन NaCl है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन पूछ रहा है वो, है ना? तो मैं लिखूंगा V बाई 11.2 इज इक्वल्स टू IT बाई 96500। तुम्हें नहीं आया, मैंने W बाई E की जगह गिवन वॉल्यूम बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम लिख दिया।
आया कि नहीं आया? बेटा मेरे पास फॉर्मूला होता है ना, W इज इक्वल्स टू EIT बाई 96500, तो मैं लिखता W बाई E इज इक्वल्स टू IT बाई 96500। W बाई E इक्वलेंट होता है, गिवन वॉल्यूम बाई 11.2 भी इक्वलेंट होता है, क्योंकि 11.2 क्या इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ Cl2 है, कल पढ़ाया था। तो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू 100 इंटू 5 गुणा 3600 डिवाइड बाई 965, दो टकले ने दो टकले मारे, अब कितना हो गया 1120 इंटू, काट दो पीट दो, जिससे कट जाए पिट जाए, कैलकुलेटर से कर लो, मैं बैठ के नहीं कर रही। 5 गुणा 36 बटे 965, ठीक है जी। अगला सवाल सोचो कैसे आएगा। करंट है, टाइम है, AgNO3 सोल्यूशन है, कह रहा है कि इतनी थिकनेस, इतना एरिया, इतनी डेंसिटी को डिपॉजिट करने के लिए कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम निकाल लेंगे मास बराबर क्या होता है चाचा, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। चूंकि डेंसिटी दी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो एरिया और लेंथ भी सेंटीमीटर में ही आनी चाहिए। तो एरिया तो बहुत ही बढ़िया है, एरिया इंटू लेंथ बराबर होती है वॉल्यूम। एरिया है 80 जो कि सही है, लेकिन लेंथ में गड़बड़ है, लेंथ माइक्रोमीटर में, जो कि हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, क्योंकि माइक्रोमीटर आ जाता बराबर हो जाता 5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। मीटर 100 गुना छोटा होता है एज कम्पेयर टू, नहीं मीटर, सेंटीमीटर 100 गुना छोटा होता है। तो बड़ी यूनिट संख्या छोटी, छोटी यूनिट संख्या बड़ी, 100 का संबंध है, 100 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा। टकले ने टकले को मार दिया, 3 हो गया 40, 4 इंटू 10 की पावर -2। बोलो बेटा ये क्या आ गया वॉल्यूम। अब मास आ गया, सॉरी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास आ गया, मास आ गया 4 इंटू 10 की पावर -2 बराबर, पूछा क्या है टाइम, और डिपॉजिट क्या करना है 108। बोले यार EIT, आई की वैल्यू कितनी है चाचा 2, टाइम ही तो पूछा है। बोलो बेटा ए जी डेंसिटी ना रखी, हाँ डेंसिटी मल्टीप्लाई ना करी मैंने, इंटू 10.8 इंटू 10.8, तो किड़े चलेगी डेंसिटी इथे इंटू 10.8 अपॉन में क्या रख दो 965, टकलियां टकलियां, इससे इसको मारा कितनी बार 10 बार, इससे इसको मारा कितनी बार 1 बार, ये इधर आया 965 टकलू 2 बार काट दो, इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू टाइम, जो टाइम आ जाए करेक्ट टाइम। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना यार, कैलकुलेशन में कौन 2 और 4 का पढ़ा पड़े, ठीक है, गलत भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट सही होना चाहिए। ठीक, अब कल भी मैंने तुम लोग कुछ सवाल इस पर कराए थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है, कल एक सवाल कराया था मैंने, कौन सी गैस ली, कितने वॉल्यूम गैस रिलीज होगी, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था सवाल। रिएक्शन और केवल इसी में बोल रहे ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक कोई सा सवाल लिखा था क्या तुम लोगों ने वो, जिसमें कि 2 गैसेस रिलीज हो रही थी H2 और O2, और तो पूछा था कितना वॉल्यूम रिलीज होगा, लिखा था सवाल, मेरे को याद है अच्छे से। तो वो सवाल है क्या तुम लोगों के पास अभी? नहीं लिखा, मिटा दो इसको मैं। अच्छा आप कहाँ से लाऊं, मेरे को खुद ही याद नहीं मैंने कहाँ से लिया था। हाँ बोलो ना। अच्छा समझ गया, जेई मेंस का क्वेश्चन था वो। चल भाई, इस मॉड्यूल से लिया था मैंने ना।
मिलके भी हम ना मिले, जाने क्यों। हाँ, ये था कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन था। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया है यूजिंग करंट ऑफ 0.1 एम्पियर। टाइम बराबर दिया था 2 आवर, और उसने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व कितना होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व कितना होगा, और उसने माना था मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस 22.7 है। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बराबर है 22.7, ऐसा उसने सवाल में ही दिया हुआ है आपको, लीटर पर मोल, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको ये बताना लगेगा कौन कौन सी गैस रिलीज हुई है और कहाँ कहाँ पे रिलीज हुई है। इलेक्ट्रोलिसिस किया आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट का, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एक रहीन कैथोड, एक रहीन एनोड, ठीक है ना। सही है, तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, रिडक्शन होगा। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा तो जलुआ चला जाएगा क्योंकि डाइल्यूट है, और यहाँ पर H प्लस लेके H2 गैस रिलीव कर देगा, और HSO4 नेगेटिव में या सल्फेट में और वाटर में इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो इधर ये इलेक्ट्रॉन देके O2 गैस इवॉल्व करा देगा। अभी बढ़ाता हूँ, इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अभी होना बाकी है, अभी तो क्वांटिटी की है ना। आप सोचो कितना वॉल्यूम गैसेस का इवॉल्व होगा, ये आपको बताना है। यदि आप बताएं तो मैं आपको होशियार बच्चा बोलूंगा। 2022 मेंस में क्वेश्चन आए। तो 83 ml है। दिल तो मैंने क्यों खोला था मेरा मोबाइल में खुद भूल गया।
मैं किस्सा हूँ, मैं मोबाइल खोलता हूँ किसी जरूरी काम के लिए, फिर मैं खुद ही भूल जाता हूँ मोबाइल क्यों बोला था मैंने। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए मैंने मोबाइल खोला था। हाँ, चलिए खोला था। So 83.56 ml और 41.7 लीटर। अच्छा जी, आओ जी भाई साहब, करंट पास किया गया था सारा, तो उससे क्या पूछा था, वॉल्यूम कितना इवॉल्व हुआ ना, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 11.2 इज इक्वल्स टू आई टी 0.1 इंटू 2 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 96500। सही है, देख लो बेटा, देखो 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 चलियो। हाँ देखो, हाँ बेटा, हाँ हाँ, हाँ भाई हो गया। अब सोचो इसके बाद, इसके बाद आ गया, और दूसरा भी कितना आएगा भाई, 5.6। आया, हाँ, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। जब वॉल्यूम वॉल्यूम खेलते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मैं गिवन वॉल्यूम बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम कर देता हूँ। O2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6 होता है। कल बताया था वैलेंसी फैक्टर O2 का, कल बताया था वैलेंसी फैक्टर O2 का, कॉमन सेंस। तुम्हारे पास H2 है चाचा, और तुमने O2 बनाया, तो गैस इवॉल्व O2 है, तो O2 के लिए वैलेंसी फैक्टर देखोगे तो यहाँ 2 मोल लेना पड़ेगा, ये -2 है, 0 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 4। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मोलर वॉल्यूम बाई वैलेंसी फैक्टर। मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.4 बाई 4, 5.6। जब Cl2 के ले लोगे तो 2 क्लोराइड विल गिव Cl2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, क्योंकि गैस इन क्वेश्चन Cl2 है। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 22.4 बाई 2 बराबर 11. ठीक बेटा, अब वॉल्यूम निकाल लो दोनों से, कितना कितना आ रहा है, जितना भी वॉल्यूम आ रहा है दोनों को धन कर दो, प्लस कर दो, जो उत्तर आ जाए वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ गया, बन जाएगा सवाल। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चीजें और पढ़ते हैं। मिटा दूं, मिटाओ इसको। अब आता है इसके बाद इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, सॉरी ये क्वालिटेटिव। अभी क्वांटिटी हो गई है, अब हमें, हाँ पढ़ाएंगे ना बैटरी, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे बात को, और उसके बाद ही आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। नहीं कल नहीं हो पाएगा, जब भी हो जाएगा टेस्ट हो जाएगा, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा वैसे ही टेस्ट होगा, तब तक आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहो। अब सुनो, एक चीज मैं पढ़ाना भूल गया था, जिसे बोलते हैं हाउ टू राइट दी सेल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सेल कैसे लिखते हैं, और मैं सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन भी बताना आपको भूल गया। खैर सेल में पढ़ा देंगे क्या, अभी सेल आएगी ना, डेनियल सेल और ये सब सेल पढ़ाना बाकी है।
उसमें पढ़ा देंगे, हाँ उसी वक्त याद दिला देंगे हाउ टू राइट दी सेल, है ना। तो अब अपन पढ़ लेते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डन। मिटा दो इसको, मैं मतलब मिटा के दो, पढ़ाई नहीं मैंने। इसमें क्या आता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उस समय कौन सी चीज जाकर के डिपॉजिट होगी और कौन सी चीज जाके डिपॉजिट नहीं होगी, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होने के लिए 2 इलेक्ट्रोलाइट गए। अब एक इलेक्ट्रोलाइट आसानी से चार्ज लूज कर सकता है और दूसरा उतनी आसानी से चार्ज लूज नहीं कर सकते। तो जो आसानी से चार्ज लूज कर सकता है वो अपना चार्ज लूज कर देगा और उसका डिपोजिशन या एवोल्यूशन हो जाएगा, और उसका डिपोजिशन या एवोल्यूशन हो जाएगा। बोलो बेटा, सीरत को बुलाना पड़ेगा, उसका फोकस ही चला गया। हाँ, आ गया फोकस आ गया। चलो, तो भाई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में किस किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपोजिशन, इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी सुन लेना। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया भाई? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? जैसे कि आप समझो NaCl, जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं डाइल्यूट या एक्वस NaCl का, तो ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये एक्सटर्नल बैटरी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ढोल देती है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है। तो एनोड जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। एनोड पे सदा ऑक्सीडेशन होता है, सेल कोई सी भी हो। कैथोड पे सेल कोई सी भी क्यों। ठीक, अब आपने लिया हुआ यहां पर एक्वस NaCl। अब एक रहीन Na+ और एक रहीन जलवा। जल में H+ वाला साइड भी है, ये दोनों जाएंगे कैथोड की तरफ रिडक्शन कराने के लिए। एक रहीन क्लोराइड, एक रहीन जलवा, जलवा पे नेगेटिव चार्ज भी है, ये दोनों जाएंगे एनोड पे ऑक्सीडेशन कराने के। करेक्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे Na+ जब इलेक्ट्रॉन लेता है और Na बनाता है तो इसके लिए जो E0 वैल्यू है -2.37 है। 2.37 है, कितनी है? 2.71 2.71 है, करेक्ट है। जबकि जब जलुआ का H इलेक्ट्रॉन लेता है और हाफ H2 बनाता है -0.83 वोल्ट। कहने का मतलब ये दोनों कार्य खुद नहीं होंगे, इनको कराने पड़ेगा। ये सेल जो होती है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इसके लिए ईश्वर की मदद लगती है। ईश्वर एक्सटर्नल बैटरी है, ठीक है। यहां पे कार्य मुश्किल से हो रहा है, यहां पर कार्य आसान से हो रहा है। भले ईश्वर ही करा रहे हैं पर यहां रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि ΔG -NFE0 होता है। तो इसके लिए जो ΔG वैल्यू आएगी वो आएगी -1 × 96500 × -2.71। ΔG बहुत अधिक पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इधर जो ΔG आएगा वो आएगा
-1 इंटू 96500 इंटू -0.83, इसमें भी प्लस आ रहा है पर उतना प्लस नहीं आ रहा, तो आसानी से इसका डिस्चार्ज हो जाएगा, सोडियम प्लस का डिस्चार्ज नहीं होगा। दूसरी ओर Cl नेगेटिव जा रहा है, Cl2 बनाएगा आधा और इलेक्ट्रॉन फेंक देगा एट एनोड, और जलुआ भी जा रहा है, ये भी हाफ O2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। करेक्ट है? इसके लिए जो वैल्यू है वो वैल्यू लगभग शायद -1.23 है, -1.36 है। ये ई नॉट वैल्यू है -1.36 वोल्ट और इसकी वी नॉट वैल्यू है -1.23 वोल्ट। जिसकी माइनस कम है वो प्रोसेस हो जाएगा, मतलब एक तरफ O2 निकलेगी और एक तरफ H2 निकलेगी। सर इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किसका डिस्चार्ज होगा, उनकी ई नॉट वैल्यूज पे डिपेंड करता है किसका डिस्चार्ज होगा। कभी कभी जो इनकी ई नॉट वैल्यू है इससे अधिक पोटेंशियल भी रिक्वायर्ड होता है डिस्चार्ज कराने के लिए, उसको हम ओवर वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है जी। यदि मान लो NaCl थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया जाए तो क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि इनके ई नॉट वैल्यूज में काफी कम अंतर है तो हो सकता है ये डिस्चार्ज होने लग जाए, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में दिए हुए। बोले बेटा, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डिफाइन किया हुआ है, सही है। पर यदि आप इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन को बिगाड़ दोगे, कंसंट्रेशन को 1m हटा के कुछ और कर दोगे, क्लोराइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे, तो रिएक्शन की फॉरवर्ड ड्राइव थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये तो 1m पे है, लेकिन यदि इसको आप 10m कर दोगे तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो जब क्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है या NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो फिर यहाँ पर Cl2 गैस डिस्चार्ज होती है, ना कि O2 गैस। पर जब तक डाइल्यूट रहता है तब तक O2 ही डिस्चार्ज होती है, Cl2 डिस्चार्ज नहीं होती है। यहाँ से आपने यह सीखा कि न सिर्फ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, परंतु वह कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी गैस डिस्चार्ज होगी। समझ में बात को? हाँ, यदि केवल NaCl दिया है तो हमें डाइल्यूट माना है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट मान के कर देना, क्योंकि NCERT में सिर्फ NaCl दिया, पेज कर देंगे या OH नहीं O2 निकलेगी। हाँ। ठीक है। पर एक होती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, करेक्ट है। जैसे मान लो कबीर को अपने घर किसी को खाने पे बुलाना है और इन सब लोगों ने पूछा, तो कबीर किसको बुलाएगा? आशीष को, क्योंकि आशीष उसका बेस्ट फ्रेंड है। भले अनुराग ये बोले कि मैं कम खाऊं, मैं सिर्फ एक ही पूड़ी में भर जाएगा मेरा पेट, इसके आगे मैं कुछ नहीं खाता, तो भी कबीर जो है बोलेगा नहीं, आशीष 10 पूड़ी खाएगा लेकिन मैं बुलाऊंगा आशीष को, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। जैसे कि Na+ जो है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल काफी हाई होता है, लेकिन यदि Hg का इलेक्ट्रोड हो तो वही जाके डिस्चार्ज होता है। तो तीसरी बात जिस पे निर्भर करता है वो इस पे निर्भर करता है कि सामने वाले की पसंद क्या है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारी बात नहीं बन पाती है और किसी ऐसे की बात बन जाती है, हम सोचते हैं इसकी कैसे बन गई यार। समझ बात को? क्योंकि वहां पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी होती है। ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ। आप Hg नहीं थे, समझ लें। क्लियर है? हाँ, किसी और लाइफ में आप Hg हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये सांत्वना के लिए अच्छा है, लेकिन बेस्ट तो 1-2 ही मिलते हैं। सच बात तो ये है, मतलब इतने ऑप्शंस होते नहीं। हाँ बोलो बेटा। Cl का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब नहीं होगा ना, नेगेटिव है, इसका मतलब नहीं होगा ना ये वाला प्रोसेस, दोनों की नेगेटिव है। लेकिन इसकी ज्यादा नेगेटिव है, वो ज्यादा फैल जाएगा। पर हम बोलते हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव है वो इलेक्ट्रोकेमिकल फिजिक्स का ऊपर रहता है, उसका अच्छा ऑक्सीडेशन होता है। नीचे फ्लोरीन है, नीचे फ्लोरीन है, वो नेगेटिव SRP के लिए बोलते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है SOP वैल्यू है, एसओपी
फिर मैं शिमला आऊंगा। क्लियर है? एग्जाम के पहले सब क्लियर कर लेना। इस बार ना भी हो पाया तो अगली बार एक रिवीजन अभी और होगा। वैसे कुछ लोग इसीलिए बैठे होंगे, अभी क्यों सुनूं मैं, जब लास्ट टाइम मुझे सुनना ही है तो एक बार और। जेई वाले भी सोच रहे होंगे मैं सेकेंड अटेम्प्ट में सुनूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं तो नहीं सुनूंगा। है ऐसा मत सोचो भाई। आजकल जेई में एक ही एग्जाम हो गया, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, बाकी एग्जाम तो लोग भूल ही है। मतलब ग्लोरिफिकेशन उसी का होता है ना, जितना भी होता है जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, उसी के होर्डिंग लगते हैं, उसी के पोस्टर लगते हैं। एडवांस का रिजल्ट कब आता है यही पता नहीं लगता, जेई मेंस का पता लगता है। हमारी एग्जाम के एक दिन बाद हमें यही नहीं पता लगता। हाँ मतलब सही बता रहा हूँ मैं आपको, जेई एडवांस के रिजल्ट का आजकल पता नहीं लगता। आजकल जिस रिजल्ट का पता लगता है वो एक ही रिजल्ट का लगता है। कौन सा? जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। पता है क्यों? क्योंकि जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है, इस समय कोचिंग में एडमिशन हो रहे होते, तो वो लोग नाच नाच के बताते हैं हमारा टॉपर हमारा टॉपर, और एडवांस के टाइम एडमिशन हो नहीं रहे होते हैं, तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब तो कोई एडमिशन ले नहीं रहा, तो जेई एडवांस कोचिंग के हिसाब से बेकार हो गया। तो जितने आपको ये टंगे दिखाई देते हैं पोस्टर पे, ये क्लास के मतलब कोई टापर फापर बच्चे नहीं होते। टापर फापर तो जेई मेंस तो चुक्का है ना, पंडित जी से पूजा करवा के जाना चाहिए कौन सी वो पर्ची हमारी शिफ्ट। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बोलो। आगे बढ़े तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। अच्छा मैं अब आपको आगे एक एक करके बताता हूँ। अच्छा इलेक्ट्रोड भी दो टाइप के होते हैं, अटैकेबल और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अटैकेबल इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान स्वयं ही पार्टिसिपेट कर देते। जैसे कि एक बार की बात है कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया और कॉपर को ही डिप कर दिया गया, तो कॉपर प्लस प्लस भगा इस और कॉपर प्लस प्लस भगा इस और जल भगा इस प्लस वाले साइड से। पर कॉपर प्लस प्लस जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो जो उसकी एसआरपी वैल्यू होती है वो होती है +0.34। प्लीज पार्टिसिपेट। लेकिन जब HOH का H इलेक्ट्रॉन लेता है और हाफ H2 बनता है तो E0 होता है -0.83। इसकी तो शुरू से ही यस है, क्लियर है। इसके लिए ईश्वर की आवश्यकता, तो यही होगा, क्लियर है। तो कॉपर प्लस प्लस डिपॉजिट होगा। अब एक रहीन सल्फेट, एक रहीन जलवा। सल्फेट का साइज काफी बड़ा, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, इनका इलेक्ट्रोलिसिस जनरली नहीं होता है या बहुत स्लो होता है, साइज बड़ा होता है, आगे बढ़ ही नहीं पाते। इनकी कंडक्टिविटी, इनकी जो कंडक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा स्लो चलती है। तो सल्फेट को पानी देखेगा पीछे पीछे मिल्खा सिंह टाइप, तो आजा आजा, सल्फेट बेचारा पीछे धप धप चला रहा, लेकिन पानी जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तब तक वो देखा, हाँ व्हाट इज दिस, कॉपर ही कूद जाएगा यहाँ। क्योंकि सल्फेट के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता E0 -1.96, जलुआ के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता -1.23। अरे इलेक्ट्रॉन लेने वाली है 0.83, पर कॉपर के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता
-0.34, so सबसे कम माइनस में वाली है। बोलो भाई, तो यहां पर ना ये जीता ना ये जीता, ये जीता, बोलो ना, तो ये दोनों रोने लग जाएंगे, बोलेंगे चीटिंग है, डिस्चार्ज होना था, तुम तो चार्ज हो गए। क्लियर है? तो इसको अपन सूडो इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। झूठा, फॉल्स। यहां कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यहां भी कॉपर का इलेक्ट्रोड, इसमें हम इम्प्योर कॉपर ले लेते हैं और इसमें हम प्योर कॉपर ले लेते हैं। ठीक है बेटा, कुछ लोग एक जगह पे ये और ये दोनों रखे हो, जो थोड़े से पागल होते हैं, मतलब दिमाग जिनमें कम है, केमिस्ट्री जिनने सीखी नहीं हो, इसको उठा के भगते हैं, जिन्हें केमिस्ट्री आती हो इसको उठा के भगते, क्योंकि इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर होता है, उसमें प्योर है। तो यहां से कॉपर प्लस प्लस कूद के भगता है और सीधा यहां जाके डिपॉजिट होता है। तो ये समय के साथ जाड़ा होता रहता है, जाड़ा मतलब मोटा होता रहता है। क्लियर है बेटा? और ये बारीक होता रहता है, पतला, कम होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, थोड़ी देर में गल जाता है पूरा पूरा। और यहाँ पे जो बचता होता है एनोड मड। जिन लोग केमिस्ट्री नहीं आती वो इसको देखते, जिनको आती वो इसको उठा के भग जाते, क्योंकि इसी के अंदर है Ag और Ae। मालिक इसी को बेच के इसका खर्चा निकालता है। ठीक है बेटा, आया सबको समझ में? यस। क्या होता है? कैलोमेल, हाँ, एक कोरोसिव सब्लिमेट है, एक कैलोमेल है। अब एक Hg2Cl2 होता है, एक HgCl2 होता है। क्या? अब देखो कौन सा है। क्या लिखा है कैलोमेल में? कैलो, जो मन में आए कैलो है। देखो बेटा, लिखा होगा ना वहां पे? नहीं लिखा है मैंने, लिखा देंगे, मेरे को खुद ही मैं भूल जाता हूँ उसको। एक Hg2Cl2 है, एक HgCl2 है, एक कैलोमेल है और दूसरा कोरोसिव सब्लिमेट। ठीक है जी, अभी देख के बताऊं क्या? इसमें भी नहीं दिया इशू, नहीं मैडम, अभी देख लेते हैं कॉन्डेंसर लिस्ट। शायद HgCl2 है, लेकिन मैं कैलोमेल Hg2Cl2 है, जो खुशी जी ने कहा था, तो कोरोसिव सब्लिमेट हो जाएगा HgCl2। ठीक है, ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमको सॉल्व कर। आपकी कॉपी में मैंने सब कुछ पढ़ाया था, आपको याद करो। सबसे पहले मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl एक बढ़िया रेस है, ऐसापन भी फैसिनेट करते हैं कि काश में ऐसी रेस में ही दौड़ो। एक ही कैटायन है, एक ही एनाइन है, जीतना तय है। ठीक है बेटा, जेई एडवांस का एग्जाम हो रहा है, एक ही बच्चा अपीयर हुआ और वो मैं खुद था। क्लियर है बेटा? ऐसे सपने आते हैं कभी कभी अपन को। एक ही जने सेंटर तक पहुंचा, वो मैं था, बाकी सब लोग भूल गए कि आज एग्जाम है। बाकी सब भूल गए। बताओ कैसी है ये? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात करें? इलेक्ट्रोलिसिस। पहला है मोल्टन NaCl। अब दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। डन। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मैं आपको पढ़ा तो दिया अभी थोड़ी देर पहले। अरे NaCl वाला पढ़ाया था अभी एक्वा सॉल्यूशन का। इसके बाद मोल्टन लेड ब्रोमाइड, अगेन बकवास। मोल्टन लेड ब्रोमाइड, ये कैटाइन, ये एनाइन, कैथोड पे जाएगा Pb++, Pb के रूप में डिपोजिट हो जाएगा और एनोड पे ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, अभी बता दिया थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, अभी बता दिया थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये भी बता दिया।
बताया H2SO4 का डाइल्यूट बता दिया। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है यहां पर और इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज किया जा रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड का नहीं है यूज। प्लीज सब लोग कंसंट्रेट करके सुने बात को। तो इसमें तो कोई दौर है नहीं कि H+ यहां जाके डिस्चार्ज हो जाएगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी, सही है जी। पर अब की बार सल्फेट इधर जाएगा। अब एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिख दिया हाई कंसंट्रेशन पे H2SO4 सल्फेट जो है वो डिस्चार्ज होगा। हालांकि पहले के टाइम पे बुक्स में जो अपन पढ़ते थे और जो सीरियसली लेते थे वो ये लेते थे हाई चार्ज डेंसिटी में जो है ऐसा होता है, तो कंसंट्रेटेड भी हो और चार्ज डेंसिटी हाई हो, जिससे कि जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है उसको दिया जा सके। और चार्ज डेंसिटी कहाँ से आएगी? इधर से आएगी, तो यहीं से सप्लाई बड़ी करनी पड़ेगी आप, ठीक है। तो सल्फेट क्या होता है, यहाँ पर H2OA 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो एसिड आपको मिलेगा यहाँ पे वो कौन सा मिलेगा? परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलो गाइस, हो गए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम आते हैं सेल्स पे। तो सेल की बात करूं तो मिटा दूं इसको बेटा मैं, क्या बेटा कह रहे हो? H2SO5 H2CO5 कुछ तो मत आते हैं ना, बताए तो थे पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में मैंने पढ़ाए तो थे तुम लोग को, कैरोज एसिड, मार्शल्स एसिड, कैरोज भी बताया था, हाँ लॉक्सो भी बताया होगा। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, अभी और रिविजन्स बाकी हैं। अब पढ़ते हैं अपन कमर्शियल या सेल्स की बात करते हैं ना। अब एक गैल्वेनिक सेल मैं आपको पहले पढ़ा दूं क्योंकि वो थोड़ी सी रह गई थी, तो पढ़ा ही देता हूं, है ना। डेनियल सेल, अब इसमें क्या होता है, एक तरफ ले लेते हैं एक इलेक्ट्रोड, जो कि जिंक का है, जो कि कॉपर का है। यहां भरते हैं जिंक सल्फेट, यहां भरते हैं कॉपर सल्फेट, यहां लगता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैंने आपसे बात नहीं करी थी, ये तो बात करी थी। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करता है। सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ्स बनाए रखता है साइलेंट है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू नेगेटिव चार्ज कैथोडिक हाफ से जाता है। सॉल्ट ब्रिज में अगर मगर जेलेटिन
अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, KCl, ऐसी चीजें भरी होती। पर यदि सॉल्ट ब्रिज में अमोनियम क्लोराइड या KCl भरा हो तो हम ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जिसका नाम आज होगा प्रभात हो, क्योंकि ये क्लोराइड के साथ व्हाइट रंग का PPT बना देगा और वो सॉल्ट ब्रिज के माउथ को बंद कर देगा। ठीक है बेटा, आया सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आया समझ में। अब सेल कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सेल लिखने के लिए हम, जैसे मान लो इधर ही ये वाली लिखनी है तो मैं लिखूंगा जिंक ओब्लिक जिंक प्लस प्लस, कॉपर प्लस प्लस ओब्लिक कॉपर। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका C2 है। वो सॉलिड है, उनके कोई कंसंट्रेशन होते नहीं। करेक्ट बेटा? ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है। टू फेजेस आर सेपरेटेड बाय हाइफन, हाइफन ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्लैश। ठीक है, सेम फेजेस आर सेपरेटेड बाय, सेम फेजेस आर सेपरेटेड बाय कोमा, कोमास। क्लियर है? जैसे कि Fe+2 कोमा Fe+2। करेक्ट है? ऑलवेज राइट ions to the right and left of salt bridge। ये रहा salt bridge। मान लो जी मैं यहां लिख रहा हूं ब्रोमाइड और यहां लिख रहा हूं Br2। अब ये तो गैस है और आयन है, तो इसे तो सरफेस चाहिए रिएक्शन करने के लिए, तो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लगाना। ये तो सॉलिड थे तो वही सरफेस थी। पर जब गैसेस या आयंस ही सिर्फ हो तो वो किस सरफेस पे जाके रिएक्शन करेंगे, किस सरफेस पे जाके सेटल होंगे? तो उसके लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा देना चाहिए और यहां पे हो जाएगा जी क्लोराइड ओब्लिक Cl ओब्लिक प्लेट। तो आप बोलोगे सर जी ये तो गुनाह है, यहाँ पे रिडक्शन जैसा दिख रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जैसा दिख रही है। रूल ये है कि साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ होना चाहिए और राइट में रिडक्शन हाफ होना चाहिए। भाई साहब ऑलवेज राइट कैटायन और ऑलवेज राइट आयंस टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, दिस इज द रूल। चूंकि वो लेफ्ट में लिखा है तो ये तो बट ऑब्वियस है कि ब्रोमाइड से Br2 बना होगा। और ये बट ऑब्वियस है Cl2 से क्लोराइड बना होगा। और इस सेल रिएक्शन को लिखते हुए कभी यहाँ पे 2 ब्रोमाइड और 2 क्लोराइड मत लिखा करो, अब पड़ेगा। Br2 है, गैस है, तो इसकी फुग्गासिटी बताएंगे P1। ब्रोमाइड इसका C1, इसका C2, इसका P2। 10 बात समझ में? इस तरीके से हम सेल को राइट करते हैं। ये है रूल्स हाउ टू राइट दी सेल। समझ गए सब लोग बात को? फुग्गासिटी बोलते हैं, फ्यूगासिटी बोलते हैं वैसे, हमारे यहाँ फुग्गासिटी बोलते हैं। ठीक है ना?
जल्दी बता देंगे अभी स्टार्ट नहीं करते अभी स्टार्ट कभी भी उनका बनाने में टाइम उनके बनाने में क्या होता है ये भी एक चीज देखनी पड़ती है ऐसे तो उसमें क्या मेडिकल में ओके जी, आ गया सेल लिखना आ गया। अरे श्वेता अब आ जाएगा जो सेल। चलो अब पढ़ते हैं कमर्शियल और वोल्टिक सेल्स। सबसे पहली सेल है लेक्लेंशे सेल या फिर ड्राई सेल। इस सेल को आपने देखा होगा, ये प्राइमरी सेल होती है। दो टाइप की सेल होती हैं, कौन कौन सी? अरे बोलो ना यार, प्राइमरी सेकेंडरी है। प्राइमरी सेल क्या होती है? जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। प्राइमरी सेल का मतलब होता है यूज एंड थ्रो, और सेकेंडरी सेल का मतलब होता है यूज एंड डोंट थ्रो, रिचार्ज इट। एक बात मुझे बताओ, ये कार्बन कौन सा कार्बन? क्या ये प्राइमरी कार्बन? नहीं है। अच्छा अच्छा, 10 बजे पढ़ाया। सही बात है। हाँ, यानी ये गलत लिखा है एनसीईआरटी ने। जो भी लिखा है लेकिन यही सही है। हाँ लिखा तो गलत है ना, लेकिन ये पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा रहता। किताब में CH4 के लिए प्राइमरी नहीं लिखा, तो वो होता है जो डिग्री। पर उसने इसके लिए भी प्राइमरी लिखा, रीड द एनसीईआरटी। अच्छा वो इसने ना एल्केन वाली एनसीईआरटी अभी तूने नहीं पढ़ी ना। अभी मैं सुबह की क्लास में 10 बजे वाली में एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ने की। अब तुम्हें एनसीईआरटी उधर पढ़ाऊंगा कहाँ पे? अच्छा 9 से 10 में एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना। नहीं नहीं, मैंने अब पूरे फुल टाइम एनसीईआरटी चालू कर दी 9 से 10। लेकिन अभी मैं वो पढ़ा रहा हूँ, क्या नाम है उसका, फिजिकल केमिस्ट्री, मोलवा। आज सुबह ही पढ़ाई थी, उसमें भी कुछ नई चीजें बताई थी। टेल मी। क्या? मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, तू मत बताना, तू आया था। मॉलिक्यूल कैन फॉर्म नंबर 1 कंपाउंड, नंबर 2 एलिमेंट, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन। बोथ
एलिमेंट भी बना सकते हैं, मॉलिक्यूल और कंपाउंड भी बना सकते हैं। मॉलिक्यूल बना है, क्लोरीन एलिमेंट था, Cl2 मॉलिक्यूल बना। राइट, इसका मतलब तुम्हें एलिमेंट की डेफिनेशन भी नहीं पता, क्योंकि तुम सुबह नहीं गई। एलिमेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम एटम एज वेल एज फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो कि तो बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ तुम बताओ मुझे। ले भाई पहले फैल गया, मुझे कुछ नहीं आता। हमारा एक बैचमेट था आनंद सैनी, उसने ये किया था। एक सर बार बार लोगों को जलील कर रहे थे, बहुत ज्यादा सर्जरी वाले। तो उनकी हाइट थी 6 फीट 3 इंच और आनंद सैनी की हाइट थोड़ी कम थी, मतलब काफी कम थी। तो 6 फीट से उन्होंने सवाल पूछा, नीचे तक गया। और हमारे मित्र नीचे खड़े हुए थे, तो उन्होंने पहला सवाल ही दागा, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, 1-1 घंटे तक लोगों को वाइवा लेके जलील कर रहे थे। क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, गलती हमारी थी, हम लोग क्लास नहीं जाते थे। तो सर ने सोचा इनकी औकात इनको दिखाई जाए, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, जलील किया वाइवा के अंदर, मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर सर्जरी में। तो इसके पहले वो सैनी को जलील करना चालू करें, सैनी ने अपना सर उठाया और किसी तरीके से उनकी गर्दन तक पहुंचा और बोला मुझे कुछ नहीं आता। अब सर को काटो तो खून ना निकले, क्योंकि वो तो पूरे फॉर्म में आए थे ना कि जलील करूंगा। अब इसे पहले ही सरेंडर कर दिया, मुझे कुछ नहीं आता। सबसे बढ़िया मेरे साथ भी हुआ था वैसे ऐसा। मेरे को वाइवा था मेरा पीएसएम का, तो मेरे को ज्यादा कुछ तैयारी थी नहीं। मैं सोचा उल्टा सीधा पहली डेफिनेशन बताऊंगा, ये जलील करके बाहर निकाल देंगे। वो यही करते, जैसे हेल्थ की डेफिनेशन नहीं बताओ तो बोलते थे निकल बाहर, और एक ही बार जलील करते थे। लेकिन यदि बता दो तो वो बिठा के रखते, तो फिर हर क्वेश्चन पे जलील करते थे। तो आधे घंटे जलालत झेलनी थी, फेल होना तय था। 90% लोगों को फेल कर रहे थे, क्योंकि वो सेशनल एग्जाम थे। मैंने सोचा पहली हेल्थ की डेफिनेशन गलत बता देता हूँ, उससे क्या होगा, ये पहले क्वेश्चन पे ही बाहर निकाल देंगे, जलालत तो बचेगी कम से कम, मार्क्स तो वैसे भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज हेल्थ, मैंने हेल्थ इज अ कंडीशन इन विच इट इज वेरी बैड कंडीशन, देयर इज अ लॉट ऑफ इलनेस, मेंटल हरासमेंट। ऐसे कुछ बातें बोली तो उन्होंने बोला हैं, 5-6 बैठे हुए थे मजे लेने के लिए। फिर बोले इसको इतना भी नहीं आता। बोले सर डोंट यू थिंक सो, ऐसे बच्चे को बाहर निकाल देना चाहिए। अब मेरे मन गदगद हो रहा, मैं कि सही है बाहर निकाल रहे हैं, और बाहर से ऐसा कर रहा एक्सप्रेशन जिससे कि उन्हें लगे कि बच्चे को दुख हो रहा है। फिर बोले चल भाग इनसे। तो फिर मैं बाहर की ओर भारी कदमों से जाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं एंड में पहुंचा ना, बोला ए वापस आ। मैंने कहा जी सर। बोले याद करके आ। ये तो गलत बात हो गई ना, मतलब। फिर याद करके आए, फिर आधे घंटे जलील किए। खैर कोई बात नहीं। मेरे बैचमेट को 3 बार भेजा उन्हें हेल्थ की डेफिनेशन पे बाहर, क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है तुम लोग को याद है? मेरे को याद है, मैंने उस दिन याद की थी। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, सोशल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। समझ बात को? अब मेरे बैचमेट ने डेफिनेशन 3 बार उसको बोला निकल बाहर, याद करके आओ। वो निकल के आया, याद करके। वो इन्फर्मिटी नहीं बोल रहा था। 3 बार उसको ना बाहर निकाला इसी का, और मैं बाहर बैठ के पेट पे हाथ मार मार के हंस रहा, क्योंकि बाहर बोल के तब क्या दिन थे वो। चलो खैर कोई बात नहीं, वाइवा मजेदार होता है बेटा, तुम लोग का भी होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अभी कुछ हॉस्पिटल्स में HODs मिलेंगे, उनमें से एक ही कहानी सुनो। उसने हिप बोन को ना यहाँ लगा दी, एनाटॉमिकल पोजीशन में बोन लगानी होती, तो उसने हिप बोन को यहाँ लगा दी। तो डॉक्टर MP सिंह थे, वाइवा ले रहे थे, उन्हें भाई एनाटॉमिकल पोजीशन लगा। तो सब एनाटॉमिकल पोजीशन ही लगी हुई है। बोले बोन कौन सी है? तो उसे नाम याद नहीं। फिर सर ने उसको टीबिया से मारा, ये वाली बोन, ये काफी मजबूत हड्डी होती है। फिर सर ने टीबिया उठाई, उठा के उसमें दी एक खींच के, सामने सारी बोन रखी थी ना, सर ने टीबिया उठा के दी उसमें सूत के।
चलो खैर, तुम लोग की बारी आएगी, तुम भी पिटोगे। नाउ प्राइमरी सेल, और इसी का एक एग्जाम्पल है, मतलब प्राइमरी सेल में ही बोलते हैं ड्राई सेल, सूखी सेल और लैक्लेंशी सेल। एक सेकंड, इसकी स्पेलिंग देख के बताएंगे भाई। LECHLANCHE, लैक्लेंशी सेल। ठीक है बेटा, क्योंकि इसको डिस्कवरी लैक्लेंशी ने किया था। अब इस सेल में इसकी एक आउटर कवरिंग होती है जो कि जिंकुआ की बनी होती है। काय की बनी होती है? जिंकुआ की बनी होती है। और इधर एक रॉड लटकी होती है, जो कि तुम लोगों ने कभी सेल फोड़ी है क्या? फोड़ी होगी। अनुराग, कभी सेल फोड़ी बेटा? क्या बात कर रहा है, तूने कभी सेल नहीं फोड़ी? क्या बात कर रहा है? अंशिका, तूने फोड़ी कभी सेल? कभी फोड़ी है? हाँ, बहुत पुरानी जो सेल होती है ना, बहुत ही पुरानी हो जाती है, इसको पकड़ के फोड़ दो सेल को, तो ये एक चिकनी रॉड बाहर निकल जाती है जो सेंटर पे होती है, जो टिकला लगा होता है ना, उसी से वो रॉड जुड़ी हुई होती है। ये जिंक का बना हुआ था और ये ग्रेफाइट की रॉड होती है। ग्रेफाइट भी इनर्ट इलेक्ट्रोड बनाता। ठीक है बेटा, इसके चारों तरफ हम पेस्ट भर देते हैं। ठीक है, इस पेस्ट के अंदर MnO2 होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है और कार्बन भरा हुआ होता है, और कार्बन भरा हुआ होता है। सही है, तुमने कभी सेल फोड़ी होगी तो ये भी देखा होगा, उसमें काला काला भरा होता है, बिल्कुल ही थोड़ा गीला गीला सा पेस्ट होता है, तो काला काला सा भरा हुआ होता है ना। तो इस पर एनोडिक रिएक्शन होती है, जिंक प्लस प्लस बनता है, +2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। डन, ये एनोडिक हाफ होता है। सही है, और MnO2 पे क्या होता है? हाँ बेटा, कौन सा फोबिक? हाइड्रोफोबिक। कौन? क्यों? तो उसको फोबिक क्यों बोलेंगे? तो भूलता नहीं है। हाँ, तो उसको फोबिक नहीं बोलेंगे सच, मतलब फोबिक तब बोलते हैं जब थोड़ा रिपेलिंग अलग से, वो इतना सॉलिड फॉर्म में इसलिए नहीं होगा बस। और बोतल को पानी में डाल देगा, उसको फोबिक थोड़ी ना बोलेगा। तो MnO2 क्या होता है? इधर से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ क्या? अमोनियम क्लोराइड है। यदि मैं रिएक्शन करा दूं अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा 2 मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 2 मोल अमोनिया बना लेगा इसका, और 2H मिल जाएगा यहाँ। ये MnO2 के साथ रिएक्ट कर सकता है, और जब ये रिएक्ट करेगा तो ये MnOOH बना लेगा भाई। समझ रहे बात को? तो इसका +4 से काय में चला गया, ये +3 में चला गया। बोले बेटा, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए। आ रहा है समझ में? ये हुआ रिडक्शन वाला, और ये हुआ ऑक्सीडेशन वाला। यहाँ जो अमोनिया निकली वो तो प्रॉब्लम कर देगी, क्योंकि बेटा यदि अमोनिया गैस है और ऐसे ही बनती रहेगी तो एक दिन सेल फूट जाएगी। तो ये जिंक के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता। समझ रहे बात को? ये हो गई तुम्हारी लैक्लेंशी सेल और ड्राई सेल। जब तक काम करेगी तब तक काम करेगी, जब तक काम नहीं करेगी तब खेल खत्म, पैसा जम। इसका जो पोटेंशियल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.25 से लेकर के 1.5 वोल्ट तक होता है। बस खेला खत्म, पिसा हजम। उसके बाद आती है हमारे पास में मरकरी सेल। टाइम हो गया नहीं, फिर 4 बजे से कंटिन्यूस क्लास है ना। बस आज की तो सेवा समाप्त, कल पढ़ाएंगे सेकेंडरी सेल में, कंप्लीट नहीं हो पाती वो। 1 सेकंड, आ रहे हैं हम।